हेलो डियर स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेक्स्ट चैप्टर को आज हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन सिंपल, जैसा कि हम लोग लास्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन होते हैं। तो इन हाइड्रोकार्बन्स में यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम 4 डिफरेंट होमोलोगस सीरीज को, रादर 3 सीरीज बनेंगी और एक कंपाउंड उसको पढ़ेंगे। एल्केन को डिस्कस करेंगे, एल्कीन्स को, एल्काइंस को, एंड फाइनली हम लोग डिस्कस करेंगे बेंजीन के बारे में। ये 4 हमारे फोकस पे रहेंगे पार्ट्स, जिनको हमें इस चैप्टर के अंदर डील करना है। आज हम लोग एल्केन्स से शुरुआत करेंगे। किसी भी होमोलोगस सीरीज को या किसी भी फंक्शनल ग्रुप को जब हम स्टडी करते हैं तो हम 2 चीजों पे ज्यादा फोकस रखते हैं। एक तो उसको केमिकली किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है, और दूसरा उसे किस तरह से हम रिएक्शंस की फॉर्म में देखते हैं, मीन्स उसकी केमिकल रिएक्टिविटी को ऑब्जर्व करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ते हैं, बट वो एक छोटा सा सेक्शन रहता है। और इन 3 चीजों के अलावा, मीन्स प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज, इन 3 चीजों के अलावा हम कुछ स्पेशल बातें होती हैं एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप की, उसके ऊपर मिसलेनियस रिएक्शंस की फॉर्म में डिस्कस करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एल्केन से। तो बेसिक बातें एल्केन्स की आपको पता है, CnH2n+2, ये एक हमारा जनरल फॉर्मूला रहता है एल्केन्स का, जहां हम n की वैल्यूज पुट करते जाएं 1 ऑनवर्ड्स। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड सो ऑन, इस तरह से हमारे पास एक कंपाउंड्स की सीरीज तैयार होती जाएगी। तो नोमेनक्लेचर को लेके तो कोई बात करने की रिक्वायरमेंट रहेगी नहीं, वो हम लोग पिछले चैप्टर में ऑलरेडी कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग सीधा अपने पॉइंट्स को लेके आएंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स पे, कि हम एल्केन्स को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जब हमें एल्केन्स को प्रिपेयर करना है तो पहला सवाल तो ये उठता है कि हमें किससे प्रिपेयर करना है। क्या हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपेयर करना है, या हमें कुछ एलिमेंट्स या इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपेयर करना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा फोकस ऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपरेशन का रहता है, कि लाइक मैं एल्कीन से कैसे एल्केन बना सकता हूं, एल्काइन से कैसे बना सकता हूं, हैलाइड से कैसे बना सकता हूं, एल्कोहल से, एसिड से, एसिड डेरिवेटिव से, एल्डिहाइड से, कीटोन से, सभी से हम लोग इन जनरल ट्राई करते हैं कि एल्केन्स को कैसे बनाया जा सकता है। कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी बनने वाली रिएक्शंस होती हैं, बट वो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होती। बहुत ही माइन्यूटली, माइनरली हम उन सबको यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो मैं यहाँ पे शुरुआत करूंगा प्रिपरेशन की सबसे पहले, कि हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मींस एल्कीन्स और एल्काइंस से अगर बनाना चाहें तो एल्केन्स को किस तरह से बना सकते हैं। तो एक बहुत ही सिंपल एल्कीन ले रहा हूं मैं यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और मैं इससे एल्केन बनाना चाहता हूं। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड 2 कार्बन से कम का तो होता नहीं है, वो तो कम से कम 2 कार्बन का होगा। हालांकि सैचुरेटेड 1 कार्बन का होता है मीथेन, बट इथीन या इथाइन जो है वो फर्स्ट मेंबर्स हैं, मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड कम से कम 2 कार्बन का होगा। तो मैंने कम से कम 2 कार्बन का यहाँ पे एल्कीन ले लिया और मैं इससे एल्केन बनाना चाहता हूं। तो देखने पे साफ पता चल रहा है कि मुझे हाइड्रोजन को ऐड करना होगा यहाँ पे, यानी कि मैं हाइड्रोजन को अगर यहाँ पे ऐड करूं तो ये इथेन में कन्वर्ट हो जाता है। एडिशन रिएक्शन होता है, डबल बॉन्ड के अंदर हाइड्रोजन जाके ऐड हो जाता है और हमें मिलता है इथेन। ये एज इट इज ऐसे ही सिंपल से रिएक्शन नहीं हो जाती कि आपने इथीन लिया, उसमें हाइड्रोजन डाला तो हाइड्रोजन जाके चिपक जाएगा। क्यों चिपकेगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड तो बहुत स्ट्रांग है, वो तो इतना आसानी से टूट नहीं पाएगा। सो हमें कुछ स्पेशल एफर्ट करने होंगे, कुछ हाई टेम्परेचर मैनेज करना होगा, प्रेशर मैनेज करना होगा, सो दैट ये रिएक्शन हो पाए। स्टिल बहुत डिफिकल्ट होती है, हमें कुछ कैटलिस्ट लेने पड़ते हैं, लाइक निकल ले लिया हमने, या पैलेडियम ले लिया, या रेने निकल ले लिया। ये कुछ कैटलिस्ट हैं जो इस काम को थोड़ा सा एफिशिएंटली, आसानी से परफॉर्म कर पाते हैं। मींस हाइड्रोजन का इन एल्कीन्स पे एडिशन हो जाता है। जो बेसिक मैकेनिज्म अगर हम देखें इसके पीछे, तो ये जो कैटलिस्ट हैं ये किस तरह से असिस्ट करते हैं। सी हियर, ये मान लीजिए मैंने कोई निकल का मेटल डाल दिया, और इस निकल के मेटल पे अब मैंने ये दोनों गैसेस रिएक्टेंट्स डाल दिए। तो ये गैसेस क्या करती हैं, इस मेटल के सरफेस पे आके अट्रैक्ट होती हैं एंड देन सरफेस पे ही रिटेन्ड हो जाती हैं। इस फिनोमिना को बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। एक फिनोमिना आप लोगों ने सुना होगा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन एक अलग चीज होती है। उसमें क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास एक स्पंज है और मैंने इसके ऊपर एक ड्रॉप लिक्विड डाल दिया, तो वो लिक्विड यहां इसके अंदर बल्क में चला जाता है, ट्रैप हो जाता है इसके अंदर। ये एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, मान लीजिए मैंने इसको कोई लिक्विड पार्टिकल दिया या कोई गैसेस पार्टिकल यहां सरफेस पे पड़े थे, तो ये उन गैस पार्टिकल्स को अपने सरफेस पे
अट्रैक्ट करता है एंड देन सरफेस पे ही रिटेन करता है, तो इस फिनोमिना को बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। 12th क्लास में पढ़ेंगे आप लोग इस एड्सॉर्प्शन के बारे में डिटेल में। अभी बस इतना ही ध्यान रखिए कि सॉलिड्स अपने सरफेस पे गैसियस पार्टिकल्स को या लिक्विड पार्टिकल्स को सरफेस पे अट्रैक्ट एंड रिटेन करता है, उस फिनोमिना को बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। तो यहाँ पे ये गैस के पार्टिकल्स जो आपकी हाइड्रोजन गैस है और जो आपकी इथीन गैस है, उनको अपने सरफेस पे एड्सॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद देन इन दोनों के बीच में केमिकल एक्सचेंजेस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ये इथेन एक प्रोडक्ट बनाते हैं और वापस यहां से डी एड्सॉर्ब हो जाते हैं, मतलब रिमूव हो जाते हैं। तो इस तरह से जो निकल का सरफेस है वो फिर कुछ नए इथीन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को मिल जाता है, फिर वो प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट यहां से डी एड्सॉर्ब हो जाता है। तो इस तरह से ये कैटालिसिस का काम करते हैं और इथीन के अंदर हाइड्रोजन को ऐड करके एल्केन्स बना सकते हैं। आप कोई बड़ा एल्कीन लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने ये 4 कार्बन का एल्कीन ले लिया, ब्यूट1ईन, बॉन्ड लाइन नोटेशन दिखाई है मैंने। अब मैं इसके अंदर हाइड्रोजन डाल रहा हूं, तो होना वही है, डबल बॉन्ड को टूटना है और वहां पे जाके 2 हाइड्रोजन को ऐड हो जाना है। तो हाइड्रोजन ऐड हुए तो हाइड्रोजन को चाहे मैं दिखाऊं चाहे ना दिखाऊं, उसको सिंपली ऐसे दिखा दूंगा, अंडरस्टूड होगा। डबल बॉन्ड टूटता है और एक एक हाइड्रोजन यहां पे जाके ऐड हो गया। तो इस तरह से एल्कीन से मैं एल्केन्स बना सकते हैं। अगर मैं 5 कार्बन का एल्कीन ले लूंगा तो 5 कार्बन का एल्केन बन जाएगा, 10 कार्बन का एल्कीन ले लूंगा तो 10 कार्बन का एल्केन बन जाएगा। या मैं एल्काइंस ले लूं, मान लीजिए जैसे सपोज मैंने एसिटिलीन ले लिया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और मैंने इसके अंदर हाइड्रोजन डाल दिया। तो सबसे पहला काम क्या होना है, हाइड्रोजन को जाके ऐड होना है। 1 मोल डाला है मैंने, तो ये यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया। फर्दर फिर हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्शन करेगा और ये हमारे पास सैचुरेटेड एल्केन में बदल जाएगा। 2 कार्बन का एल्काइन लिया, वो इन बिटवीन एल्कीन बना, बट वेरी सुन एल्केन्स के अंदर फाइनली कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से आप देख पाए कि एल्काइंस के अंदर भी हाइड्रोजन डाल के आप सेम वही कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, निकल प्लेडियम या प्लेटिनम की प्रेजेंस में इसे एल्केन्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप 3 कार्बन का एल्काइन ले लेते हैं, 4 कार्बन का एल्काइन ले लेते हैं, या कोई ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर डबल ट्रिपल दोनों हो, लेट मी से मेरे पास ये एक पर्टिकुलर कंपाउंड है जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, लेट्स यू सी की कोई ब्रांच भी है, तो और मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन पास करना है इन प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लेटिनम, तो मुझे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मुझे बस ये देखना है कि डबल बॉन्ड को टूटना है या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको टूटना है। डबल को सैचुरेट होने के लिए सिंगल में कन्वर्ट होना है और ट्रिपल को भी सैचुरेट होना है। तो फाइनली 3 मोल हाइड्रोजन यहाँ पे कंज्यूम होंगे। 3 मोल हाइड्रोजन यहाँ पे कंज्यूम होने के बाद डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पे था ये, डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रिपल पहले डबल में बदलेगा फिर सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरह से हमारे पास ये एक बड़ा सारा एल्केन बन जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान रिएक्शन है। एल्कीन्स या एल्काइन से एल्केन्स किस तरह से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन पे आगे बढ़ते हैं, हैलाइड से एल्केन किस तरह से बनाया जा सकेगा। हैलाइड के अंदर सोडियम मेटल डाल रहे हैं, सोडियम के कुछ अल्टरनेट मेटल्स लाइक लिथियम मैग्नीशियम भी डाल के दिखाऊंगा कि क्या होता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि अगर हम हैलाइड के अंदर सोडियम डालेंगे तो क्या होगा। सी, सोडियम एक बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है। पहले मैं एक बार रिएक्शन दिखा दूं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड। 2 मोल हैलाइड लीजिए, 2 मोल सोडियम लीजिए, आपके पास बनता है Rr प्लस NaX। ये सिंपल सा एक रिएक्शन रहता है एंड दिस Rr इज नथिंग बट एल्केन। सी, मान लो मैंने CH3Br ले लिया, हैलाइड 2 मोल ले लिया, उसके अंदर 2 मोल सोडियम डाल दिया। अब रियली मुझे क्या मिलता है, कैसे मिल रहा है उसको जाने दो, एक बार क्या मिल रहा है उसको देखो। 2NaBr, ये मेरे पास प्रोडक्ट बन गया। ये हमारा ब्रोमोमिथेन था और उसने दिया मुझे इथेन, मतलब मैंने 1 कार्बन का हैलाइड लिया और मुझे मिला 2 कार्बन का एल्केन। क्या मुझे 1 कार्बन का एल्केन मिल सकता है? इस रिएक्शन से तो नहीं मिल सकता। बाई नेम बहुत इंपॉर्टेंट पॉपुलर रिएक्शन है ये, वर्ट्स रिएक्शन। वर्ट्स रिएक्शन से कभी भी आप 1 कार्बन का एल्केन नहीं बना पाएंगे। इवन ओड कार्बन्स के एल्केन बनाने में भी ये रिएक्शन बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। मुझे ये तो नहीं बोलना चाहिए कि बनते नहीं है, बट हम लोग यूज नहीं करते। मैं समझाऊंगा आपको क्यों यूज नहीं करते और कैसे बनते होंगे और क्या प्रॉब्लम रहती होगी। बट जनरली इवन कार्बन्स के एल्केन बनाने में ही परफेक्ट है। 1 कार्बन का एल्केन तो बनाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि आप यहां पे मान लीजिए 2 कार्बन्स का हैलाइड लें, CH3CH2Br, Br की बजाय Cl ले लीजिए, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, और आप 2 मोल सोडियम डालिए, तो ये मुझे यहां पे 4 कार्बन्स का एल्केन यानी कि ब्यूटेन देता है।
साथ में आपका NaBr आउट हो जाएगा। दिस इज अगेन वर्ड्स रिएक्शन। आप कुछ बदलाव कीजिए यहां पे। सपोज कीजिए मैंने ये कोई आपके सामने एक हैलाइड रख दिया। अगर आप नाम देखेंगे तो 2-ब्रोमोब्यूटेन है, 2-ब्रोमोब्यूटेन। अब मैंने वही किया, सोडियम डाल दिया इसके अंदर और रिएक्शन देख रहा हूं, CH3CH, CH2CH3, CH3, CH2CH3। थोड़ा ध्यान से देखने पे नेमिंग करके देखें आप। 1 2 3 4 5 6 3-4 डाइमिथाइल हेक्सेन, ये आपका एक कंपाउंड बना। थोड़ा समझ में आना बंद हो जाएगा। पता नहीं चल रहा सर ये आपने क्या लिया, ये क्या बना दिया। तो ये तब तक समझ नहीं आ सकता जब तक हमें रिएक्शन के मैकेनिज्म का आइडिया ना हो। तो रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखेंगे, ध्यान से समझेंगे कि किस तरह से प्रोडक्ट बनता होगा, तभी हम किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट के प्रोडक्ट्स का प्रेडिक्शन कर पाएंगे। अगर एज सच क्रैमिंग करना चाहेंगे तो छोटे एग्जांपल्स पे क्रैमिंग कर पाएंगे। बड़े एग्जांपल जहां पे कार्बन की बहुत बड़ी चेन दिखा देंगे हमें, तो वहां पे हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं होगा कि हमारा रट्टा हमें आंसर पे लेके जाए। तो इसलिए बेटर होगा कि हम रिएक्शन का जहां तक भी पॉसिबल हो मैकेनिज्म को समझ के आगे बढ़ें, ताकि किसी अननोन रिएक्टेंट के प्रोडक्ट्स को भी आसानी से प्रेडिक्ट कर पाएं। तो चलिए मैं आपको इसके मैकेनिज्म के पास लेके चलता हूं वेरी फर्स्ट एग्जांपल के साथ, और फिर देखेंगे कि किस तरह से प्रोडक्ट बनता था। तो यहां पे मैंने सोडियम मेटल डाला हुआ है हैलाइड्स के अंदर। सोडियम जो कि एक बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होती है, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने का फिनोमिना रहता है। ये सोडियम यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, 2 सोडियम आयंस 2 इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये इलेक्ट्रॉन रिच एनवायरमेंट में इस RX के अंदर एक हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है। ये हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या है? सी, मान लीजिए मेरे पास ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर ये बॉन्ड टूटा तो जो शेयर्ड पेयर था दोनों ने अपना अपना अपने पास रख लिया, ये होमोलिटिक क्लीवेज है। या बॉन्ड टूटा लेकिन कुछ इस तरह से टूटा कि एक अपने पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स को ले गया, उस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे पॉजिटिव आ गया, ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज है। बॉन्ड की 2 तरह की क्लीवेज होती है। तो यहां पे हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैं 11 से बाहर निकल के देखूं तो RX में ये पर्टिकुलर बॉन्ड टूट रहा होता है कुछ इस तरह से। मतलब ये बन रहा होता है R पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। लेकिन जब भी हैलाइड को मेटल्स के अंदर डाला जाता है, मेटल्स जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, जिनका इलेक्ट्रॉन लॉस करने का बहुत ज्यादा टेंडेंसी हो, तो उस इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट में इस RX की हेट्रोलिटिक क्लीवेज यहां पे कार्बेनाइन जनरेट करती है, कार्बोकेटाइन नहीं बनाती है। कार्बोकेटाइन बनाने वाली हैलाइड्स की बहुत सारी रिएक्शंस हैं। मैं अगर किसी न्यूक्लियोफाइल को यहां पे डालता, लाइक OH नेगेटिव को यहां पे डालता, तो ये बॉन्ड कुछ इसी तरह से टूटना था कि ये कार्बोकेटाइन बनने की कोशिश करता। बट अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट इस RX को देता हूं तो वहां पे एक हेट्रोलिटिक क्लीवेज होती है, बट एक कार्बेनाइन का फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता। देन ये जो X प्लस होगा वो X प्लस, क्योंकि देखो R नेगेटिव बन रहा है तो यहां पे साथ में X प्लस निकालेगा, वो X प्लस इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। पहले इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रल बनेगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन से इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस तरह से ये R नेगेटिव एंड X नेगेटिव, ये 2 बन जाएंगे। बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, X पॉजिटिव बोलने की कोशिश कर रहा था, वो गलत है, X नेगेटिव ही बनेगा। अब हुआ क्या देखिए, 2 Na प्लस है, 2 ये नेगेटिव बॉडीज हैं। तो एक R नेगेटिव एक Na प्लस के पास चला गया और एक X नेगेटिव एक Na प्लस के पास चला गया। ये जो R नेगेटिव Na पॉजिटिव है, इसका R नेगेटिव एक बार फिर किसी दूसरे हैलाइड के मॉलिक्यूल पे चलने की कोशिश करेगा, अटैक करने की कोशिश करेगा, किसी दूसरे RX पे न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में अटैक करने की कोशिश करेगा। फिर RX में हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा, लेकिन अब की बार R पे पॉजिटिव चार्ज और X पे नेगेटिव आना है। प्लीज सी हियर, मैं R को अभी ओपन करके भी एग्जांपल पे दिखाऊंगा, बट आप देखिएगा X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, X पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज है, यहां इस कार्बन पे स्लाइट पॉजिटिव है। अगर इस RX को इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे थे फिर तो ये सीन क्रिएट हो रहा था, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन नहीं मिले और R नेगेटिव
इस R प्लस के पास पहुंचा तो फिर ये यहां से X को निकाल के RR प्लस NaX बनाएगा, और ये RR आपका एल्केन ही था। एक NaX पहले बना चुका हूं, एक NaX अब बना दिया। एक एग्जांपल से दिखाता हूं आपको, R को किसी एक एल्काइल के साथ रिप्लेस करके। जैसे ज्यादा बड़ा एग्जांपल चूज नहीं करते हम, अपना छोटा सा एग्जांपल चूज करते हैं, CH3Br ब्रोमोमिथेन। इसके अंदर सोडियम डाल रहा हूं 2 मोल। तो 2 मोल सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव था, उसने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दिए, और CH3Br ने उन इलेक्ट्रॉन्स के एनवायरमेंट में यहां हेट्रोलाइटिक क्लीवेज किया, मतलब CH3 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव बना लिया। फिर इस CH3 नेगेटिव ने Na प्लस के साथ अट्रैक्शन किया, मतलब आपका बन जाएगा CH3 नेगेटिव Na पॉजिटिव, और आपका बन जाएगा NaBr, मतलब Na पॉजिटिव और Br नेगेटिव ये जुड़ गए। ये CH3 नेगेटिव Na पॉजिटिव फिर दोबारा से किसी एक CH3Br के पास अटैक करने के लिए पहुंच जाएगा। अब हम लोग सोचने लग जाते हैं कि क्यों पहुंच जाएगा जी, हम नहीं पहुंचने देंगे, या कोई जरूरी है कि वो वहां पे जाएगा। तो प्लीज सी हियर, मैंने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में मैंने CH3Br लिया। एक मॉलिक्यूल तो लेने से रहा, मैं मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स लूंगा, इसके मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स मैंने CH3Br के लिए, और उसके अंदर बहुत सारे सोडियम के एटम्स डाले। तो उनमें कुछ CH3Br में इस तरह का हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हुआ और CH3 नेगेटिव बना, और वो कुछ दूसरे जो इस तरह से होमोलाइटिक क्लीवेज नहीं कर रहे थे। आप याद रखिएगा, मैं एक मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल को डील नहीं कर रहा, रिएक्शन एक मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल को लेके नहीं की जा सकती। मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल मैंने कंटेनर में डाले होते हैं, और फिर कुछ का इस तरह से हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होकर CH3 नेगेटिव बनता है, और कुछ का जिनका नहीं बनता, जिनको इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंचते, वो सोडियम वाले, उनपे ये CH3 नेगेटिव अटैक करके यहां से Br को आउट करता है, क्योंकि कार्बन पे प्लस तो है ही सही। आप सोचेंगे सर कार्बन पे यहां प्लस नहीं था क्या, मैं कहूंगा यहां भी कार्बन पे प्लस था, बट इलेक्ट्रॉन रिच मोइटी में ही ये इलेक्ट्रॉन टूटा। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं इसी बॉन्ड को इस तरह से तोड़ता पाऊंगा नेक्स्ट ईयर जब आप हैलाइड्स पढ़ेंगे, बट मेटल्स की प्रेजेंस में ये इस तरह से हेट्रोलाइटिक क्लीवेज करते हैं, और फिर बनने वाला एनायन किसी दूसरे CH3Br के कार्बन प्लस पे अटैक करके आपको CH3 देता है, और Br नेगेटिव फिर आउट हो जाएगा। और यही चीज मैं यहां दिखाने की कोशिश कर रहा था कि ये जो CH3 नेगेटिव बना है, या इसको ऐसे समझ लीजिए, ऐसा पड़ा है, कैसे भी दिखा दीजिएगा, एक ही बात है। तो वो नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा? क्योंकि Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इस कार्बन पे पॉजिटिव है, कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो किसी एक को बाहर जाना होगा, तो Br यहां से बाहर निकलेगा। क्यों जी, Br ही क्यों बाहर निकलेगा? जो वीक बेस होता है वो गुड लिविंग ग्रुप होता है, तो H और CH3 तो निकलेंगे नहीं यहां से, H ही है, CH3 तो नहीं है, 3 H लगे हुए हैं, एक Br लगा हुआ है, तो H नेगेटिव तो निकलने से रहा, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। Br नेगेटिव ही एक वीक बेस होता है, वही यहां से बाहर निकलेगा और NaBr बन जाएगा। इस तरह से आपके पास एल्केन्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर ये इतना सा मैकेनिज्म आप समझ जाते हैं तो फिर हमारे लिए कुछ बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं रहेंगे। हमारे सामने कितना ही बड़ा हैलाइड क्यों ना दिया हो, इतना ही बड़ा, प्लीज सी हियर, मान लीजिए मेरे पास ये कोई हैलाइड गिवन है, H आप जरूरत के हिसाब से जहां जहां जितने चाहिए वो लगा लीजिए, ये लीजिए, ये और बड़ा कर दिया मैंने, ये मान लो मेरे पास हैलाइड गिवन है और मुझे इसके साथ वर्ट्स रिएक्शन को परफॉर्म करना है। तो वर्ट्स रिएक्शन को जब मैं परफॉर्म करूंगा तो मुझे बस ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स जब आएंगे तो ये बॉन्ड यहां से टूटना है, मुझे इधर इस पूंछ के साथ कुछ लेना देना नहीं है। यहां से मैं बस इस Br को आउट करूंगा और यहां पे कार्बेनाइन बना लूंगा, और फिर इस कार्बेनाइन ने अपने ही जैसे किसी, सी हेयर वेरी केयरफुली, मैं वही एज इट इज बनाने की कोशिश कर रहा हूं जो मैंने इस तरफ बना रखा है, प्लीज सी इट हियर, लाइक ये दूसरा मॉलिक्यूल। तो ये जो कार्बेनाइन मैंने बनाया, यही नेगेटिव फिर इस कार्बन पे अटैक करेगा और इस Br को यहां से आउट करेगा। ये दोनों कार्बन एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, ये देखिए यहीं दिखा रहा हूं,
ये कार्बन कार्बन एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे और ये Br यहां से आउट हो जाएगा और इस तरह से आपके पास ये एक लंबा चौड़ा एल्केन बन जाएगा। वर्ट्स रिएक्शन की यही खास बात होती है कि जितने कार्बन का आप हैलाइड लेते हैं उससे ट्वाइस कार्बन का आपको एल्केन मिलता है। ओके, एक और प्रिस्क्राइब्ड मैकेनिज्म है इसका, एक और प्रपोज्ड मैकेनिज्म आई शुड से है इसका। ये क्या मतलब हुआ कि एक और मैकेनिज्म है जी। देखो, मुझे यहां से दिल्ली जाना है तो 4-5 पॉसिबल रास्ते हैं। मैं वाया रोहतक जा सकता हूं, वाया झज्जर जा सकता हूं, या कोई और मोड भी मैं अडॉप्ट कर सकता हूं, कोई और पाथ भी अडॉप्ट कर सकता हूं। सिमिलरली जब मुझे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे पहुंचना है तो बहुत सारे पॉसिबल पास हो सकते हैं। हाँ, उन बहुत सारे पॉसिबल पास में रिएक्शन उस पाथ को फॉलो करती है जहां पे उसे मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, एक्टिवेशन एनर्जी कम से कम लगती हो, वो उसी पाथ को ज्यादातर फॉलो करती है। अगर दो पाथ ऐसे हैं कि लगभग सेम सी एक्टिवेशन एनर्जी, तो फिर वो किसी को भी फॉलो कर सकती है। स्टिल काफी सारी कंडीशंस डिसाइड करती हैं कि उसे किस पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करना है। सो एक और प्रपोज्ड पाथ है जिसके पीछे काफी एविडेंस होते हैं। हम उसी पाथ को ज्यादा सही मानते हैं जिसके हमें एविडेंस मिल रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एक अपनी मर्जी से एक पाथ स्केच कर दूं कि ये बॉन्ड ऐसे टूटा, वो ऐसे टूटा और फिर ऐसे जुड़ा और इससे ये लो जी एल्केन बना दिया और सब लोग कहेंगे वाह जी वाह बहुत अच्छा मैकेनिज्म है। वो गलत होगा पक्का, जब तक एविडेंस नहीं होते कि हाँ ये पर्टिकुलर पाथ फॉलोड है। एविडेंस कैसे पता चलेंगे? तो वो काफी सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं जो हमें चेक करके बताते हैं कि कार्बेनाइन बनता है कि नहीं बनता, कार्बोकेटाइन बनता है कि नहीं बनता, या फ्री रेडिकल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो वो मैकेनिज्म्स बताते हैं हमें, एविडेंस बताते हैं हमें कि कौन सा मैकेनिज्म हमें फॉलो करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और एक दूसरा प्रपोज्ड मैकेनिज्म क्या था उसको मैं दिखाता हूं। वो दूसरा प्रपोज्ड मैकेनिज्म कहता है कि आरएक्स में होमोलिटिक क्लीवेज भी हो सकती है, मतलब ये वाला बॉन्ड टूट पाए तो ये वाला बॉन्ड टूट पाए तो एक आर रेडिकल बन जाता है और एक एक्स रेडिकल बन जाता है। से दो हैलाइड लिए हुए थे मैंने, तो 2 आर रेडिकल बन जाएंगे और 2 एक्स रेडिकल बन जाएंगे। रेडिकल किसको बोलता हूं? जहां फ्री इलेक्ट्रॉन हो, फ्री रेडिकल। तो उसके बाद ये 2 आर अपने अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ आर बना लेते हैं और ये सोडियम के उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेके 2x नेगेटिव बना लेता है और फिर 2Na पॉजिटिव इन 2x नेगेटिव्स के साथ 2NaX बना लेते हैं। रिजल्टिंग हमारे पास एल्केन बन जाता है। ये हमारा सिंपल सा सेकंड प्रपोज्ड मैकेनिज्म है। हालांकि ज्यादा एविडेंसेस हमें सजेस्ट करते हैं कि कार्बेनाइन वाया कार्बेनाइन ही रिएक्शन प्रोसीड करती है, बट इसको भी इग्नोर नहीं करना, दोनों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि लेट अगर मुझे ओड कार्बन्स का एल्केन बनाना है तो क्या प्रॉब्लम है। तो मुझे एक बार तो ऐसा लगा कि भाई ओड कार्बन एल्केन बनाने में क्या दिक्कत होनी है। एक मैंने ले लिया CH3Cl, 2 मैंने ले लिए सोडियम और एक मैंने ले लिया CH2CH3Cl। तो जैसा कि होता था 2x आउट हो जाते थे 2Na के साथ और हमारा 2NaCl एक बन जाएगा और ये CH3CH2CH3 ये आपका 3 कार्बन का एल्केन बन जाएगा। हमें लगता था ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है और इस तरह से रिएक्शन को प्रोसीड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन समस्या क्या थी उसको आप थोड़ा सा नोटिस करें। मुझे ये नहीं कहना कि इस तरह से बनता नहीं है, एल्केन बनता है, बट हमारे लिए सिग्निफिकेंस नहीं है। वर्ट्स रिएक्शन में मैं इस तरह से ओड कार्बन के एल्केन बनाना पसंद ही नहीं करूंगा। वाई? यू सी, पहली बात तो ये देखिए कि मैं एक हैलाइड, एक मॉलिक्यूल हैलाइड का या 2 मॉलिक्यूल हैलाइड के लेके इस रिएक्शन को प्रोसीड नहीं करा रहा। अगर मैं ये कह रहा हूं कि एक मॉलिक्यूल लिया था मैंने CH3Cl का, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, और एक मॉलिक्यूल लिया मैंने CH3CH2Cl का और 2 मैंने एटम डाले सोडियम के, तो क्या होगा जी? CH3Cl 2 इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस में, 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे? सोडियम से, वो सोडियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन बनेगा। ये वाला बॉन्ड कुछ इस तरह से टूटेगा और CH3 नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस NaCl बनाएगा। मतलब इस बॉन्ड की क्लीवेज वैसे ही दिखाई है मैंने जो पहले बता रहा था, CH3 नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव। Cl प्लस बनना चाहिए था बट 2 इलेक्ट्रॉन लेके वो Cl नेगेटिव की फॉर्म में निकला है। तो ये इसके साथ एक Na प्लस लग गया, इसके साथ Na प्लस लग गया, तो इस बात को लेके कंफ्यूजन मत रखिएगा। ये CH3 नेगेटिव Na पॉजिटिव बन जाएगा। फिर ये दूसरे इस मॉलिक्यूल पे आएगा, ये देखिए यहां कार्बन पे प्लस है, Cl पे माइनस है। ध्यान से समझें आप इन सारी चीजों को, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं, हालांकि आसान नहीं होती इतनी, बट
कीनली हम एक एक रिएक्शन को ऐसे ध्यान से समझेंगे तो डेफिनेटली हमारा इंटरेस्ट इस जोन में बहुत ही बढ़िया बनेगा और आने वाले टाइम में हम इसको और अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। ये सी है, ये नेगेटिव बॉडी इस कार्बन प्लस पे अटैक करेगी और सीएल को यहां से आउट करेगी, रिजल्टिंग ये मेरे पास बनेगा CH3 CH2 CH3, 3 कार्बन का एल्केन। अगर आपको लगता है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि CH3 CH2 Cl के अंदर Na के वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आए हों और हमारा ये वाला कार्बन आयन बना हो और फिर इस कार्बन आयन ने दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक किया हो, सी इसने इस पे अटैक किया हो और Cl को हटाया हो, तब भी हमारे पास तो वही बनना है। आई विल से यस, हाँ ऐसे ही बनना है। फिर बोले समस्या क्या है जी, ओड कार्बन के एल्केन तो बन रहे हैं, 3 कार्बन का बन तो गया। प्लीज सी, मैंने एक मॉलिक्यूल बोला, एक ये बोला, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। अगर मैं प्रैक्टिकली चाहूं कि 1 क्लोरोमीथेन और 1 क्लोरोइथेन और 2 सोडियम के एटम्स लेके रिएक्शन कर रहा हूं तो ये पॉसिबल ही नहीं है। मुझे कुछ अमाउंट, लेट मी कॉल, अगर मैं 5-5 ग्राम भी ले रहा हूं तो मैं 0.1 मोल के आसपास अमाउंट ले रहा हूं। एग्जैक्ट कैलकुलेशंस नहीं बोल रहा, मतलब मुझे मिलियंस ऑफ क्लोरोमीथेन यहां पे लेने होंगे, मिलियंस ऑफ क्लोरोइथेन यहां पे लेने होंगे और मिलियंस ऑफ सोडियम एटम्स यहां पे डालने होंगे, तभी मैं इस रिएक्शन को कर सकता हूं। ठीक है, तो ले लीजिए। हाँ, तो ले लिया तो जब CH3 नेगेटिव Na+ बना तो वो CH3 नेगेटिव Na+ सिर्फ क्लोरोइथेन से ही रिएक्शन करेगा, ये क्या गारंटी है? क्या वो किसी CH3Cl के दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक नहीं कर सकता जाके? क्या ये पॉसिबल नहीं है? देखिए यहां ध्यान से देखिए, CH3 नेगेटिव Na+ को मैंने इसके ऊपर अटैक कराया। क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि CH3 नेगेटिव Na पॉजिटिव ये जो बना है ये CH3Cl पे अटैक कर ले, वो कुछ इस तरह से अटैक कर ले कि ये नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करे, Cl यहां से आउट हो और आपको 2 कार्बन का एल्केन दे? क्या इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, कोई रोक ही नहीं सकता इसको। यहां पे मैंने ये कार्बन आयन बनाया, क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये जो कार्बन आयन बना है, ये कार्बन आयन Na पॉजिटिव लगा हुआ था यहां, ये कार्बन आयन किसी 2 कार्बन वाले हैलाइड पे अटैक कर दे और यहां पे अटैक करके Cl को सब्स्टिट्यूट करे? ये भी पॉसिबिलिटी है। तो फिर आपके पास क्या बनेगा? फिर आपको 4 कार्बन का एल्केन दिखेगा। मतलब अगर मैं 2 अलग अलग हैलाइड्स डाल दूं सोडियम के साथ, तो मुझे लगता था कि भाई मुझे 3 कार्बन का एल्केन चाहिए, 3 का मिल रहा है, लेकिन मैं ये भूल गया कि भाई मुझे 2 का भी मिलेगा और मुझे 4 का भी मिलेगा। यानी फाइनली जब रिएक्शन कंक्लूड होगी तो मुझे वहां ब्यूटेन भी दिखेगा, प्रोपेन भी दिखेगा और इथेन भी दिखेगा, जबकि मैं प्रोपेन चाहता था। अब 3 गैस बन गई मेरे पास, गैसेस को सेपरेट करना मेरे लिए एक समस्या होगी। प्रोपेन की क्वांटिटी मैं चाहता था 1 मोल बने, वो 1/3 मोल बनी। सो मुझे पसंद नहीं आई फिर ये रिएक्शन। मुझे नहीं बनाना वर्स्ट रिएक्शन से ओड कार्बन का एल्केन जहां खिचड़ी बन खड़ी हो। मैं एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट चाहता हूं, प्रोपेन चाहता हूं तो प्रोपेन ही चाहता हूं। मुझे नहीं पसंद कि ब्यूटेन भी बन जाए, इथेन भी बन जाए। हाँ, अगर वो इजीली सेपरेटेबल होते तो मैं शायद हो सकता है कि मेथड यूज कर लेता, फिर तो एक अलग बात थी। मान लीजिए मेरा प्रोपेन सॉलिड फॉर्म में बन रहा होता और बाकी 2 गैस होती, या प्रोपेन गैस होती, बाकी 2 लिक्विड सॉलिड्स होते, तो फिर तो ठीक है, मुझे सेपरेशन में ज्यादा टेंशन नहीं होनी थी और शायद हो सकता है मैं इसको यूज करता। बट अभी तो प्रेजेंटली मैं देख पा रहा हूं कि मुझे सारे गैसेस प्रोडक्ट मिल रहे हैं और खिचड़ी भी मुझे पसंद नहीं आती। मतलब मैं चाहूं कि 3 तरह के प्रोडक्ट बन खड़े हों, तो जिसको मैं बनाना चाह रहा हूं उसकी यील्ड ऑटोमेटिकली कम हो रही होगी। तो मैं जनरली पसंद करता हूं कि कोई एक स्पेसिफिक, मतलब हमें जनरल प्रिपरेशंस में ध्यान रखना है, कहीं सोचे कि कोई मेरा इंटरेस्ट है। सो आप इस पॉइंट को समझिएगा, जैसे मैं बोल रहा हूं कि भाई हमारा जनरली ये फेवरेट रिएक्शन रहता है जो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट दे, एक स्पेसिफिक रिएक्शन हो। तो वर्स्ट रिएक्शन फिर मुझे उसके लिए ठीक नहीं लग रही है। हाँ, अगर मुझे इवन कार्बन के एल्केन बनाने, लाइक 2 का बनाना है तो 1 का हैलाइड ले लूंगा, 4 का बनाना है तो 2 का ले लूंगा, 6 का बनाना है तो 3 का हैलाइड ले लूंगा, तो फिर वर्स्ट रिएक्शन में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आती। कुछ समस्याएं और होती हैं, लाइक मैं टर्शियरी हैलाइड ले लूंगा तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगी, बट वो इस साल पढ़ने के लिए नहीं है, उसको नेक्स्ट ईयर 12th क्लास के अंदर ही हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी मन तो कर रहा है कि ओड कार्बन का एल्केन तो बनाना है। फिर ठीक है जी, मन के तो बन गए। ओड का कैसे बनाएंगे? 1 कार्बन वाला अभी तक नहीं सिखाया आपने। मीथेन बनाना हो तो मीथेन कैसे बनाएंगे? उन सब बातों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंक्लूड करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए और थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए कॉपी पेन पे, इनको लिख के देखिए, मैकेनिज्म्स को ध्यान से नोट करके रखिए,
ताकि आने वाले टाइम में आपको ये और भी ज्यादा हेल्प दे।